नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारे अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के लोगों की तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रोजाना पढ़ाता हूँ 1 बजे से 1 PM से इंडियन पॉलिटी। और आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पे आप जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। ये मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इन दोनों लिंकों को फॉलो कर लेंगे। एक्चुअली जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने पर डे जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ, पर डे जो क्लास होती है उसका लिंक, और जो डेली का न्यूज़पेपर होता है इसका भी मैं आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। साथ में जो भी मुझे लगता है मटेरियल जो आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए जरूरी हो, उस सब मैं इस पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये जो है मेरा अनअकैडमी का ये जो प्रोफाइल लिंक है, आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लें। यहाँ पे 2 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक 3:30 बजे से होती है 3:30 PM से, और एक 5 PM से। और इन दोनों क्लास में क्या है कि जिन लोगों को इस बार 2021 में एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं देना है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली 3:30 बजे से मैं इस पे 1 ईयर, 1 साल के पूरे करंट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ पूरे 1 साल के करंट का। एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, जैसा यूपीएससी में एग्जाम आता है उस सारे क्वेश्चन की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ 3:30 बजे से। और ये सब क्लास आपके लिए फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है। आराम से अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इसके थ्रू आप ये क्लास ज्वाइन करिए। और दूसरा जो है 5 बजे से 5 PM से, इस क्लास में क्या है कि मैं एनसीईआरटी का टेस्ट अभी शुरू कर रहा हूँ। 5 बजे से इसमें हो रहा है। और इसमें क्या है कि अभी ये शुरुआत ही हुआ है। इसमें जितने भी हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबका होगा एक एक करके पार्ट बाय पार्ट। हिस्ट्री का शुरू किया है हमने, और पहले 6 to 12 सारे एनसीईआरटी का मैं आपको जो भी टेस्ट है यहाँ पे सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो करिए और एक क्लास दोनों जरूर ज्वाइन करिए। और यूट्यूब पे जो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ और जो सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर्स पर पढ़ाता हूँ, इन दोनों क्लास से भी आप जरूर जुड़िए और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आप लोगों को, 100 से भी ज्यादा अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपके साथ हैं। ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये सारे अभी शुरू होने वाले कोर्स हैं अनअकैडमी के। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। 2 तरीके का प्लान है हमारा यहाँ पे, जैसे एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। 2 तरीके का प्लान हम देते हैं। जो प्लस कोर्स है वो जीएस का फाउंडेशन कोर्स होता है। जीएस का फाउंडेशन बैच इसमें चलता है, ऑनलाइन रेगुलर क्लास, और इसमें आपको डेली लाइव क्लास में मिलेगी, टेस्ट सीरीज होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मतलब क्लास भी अनलिमिटेड देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी अनलिमिटेड। और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल यानी टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज जीएस का कवर कराया जाएगा। और जीएस का जो फाउंडेशन होता है यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और जीएस का अगर आपको फाउंडेशन करना है तो कम से कम 1 साल का समय मिनिमम लगता ही लगता है। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच है 1 साल के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। ये फाउंडेशन बैच सबसे बेस्ट है। 1 साल का अगर आप फाउंडेशन लेते हैं तो इसकी फीस होती है 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप एडमिशन लेंगे, जब भी आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो आपसे वहां पे एक रिफरल कोड मांगता है, कोड। तो उस कोड की जगह पे आप ये जो मेरा कोड है SWADEEP, जो मेरे स्टूडेंट है मेरे ही कोड का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो स्वदीप है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट में मिलेगा। यानी आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 साल की फीस होगी 44,550 रुपए। इसमें आप पूरे साल जीएस पढ़ेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप जितने भी फाउंडेशन चल रहे हैं, जिस भी टीचर की क्लास आप चाहे जीएस के लिए कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई लिमिट नहीं है, सबका एक्सेस मिलेगा। और ये उनके लिए जिनको 2022 में एग्जाम देना है। और एक 24 महीने का है जिन लोगों को
2023 में एग्जाम देना है, उनकी फीस है 72,000 रुपए। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। इसकी फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 64,800। और एक 3 साल का भी प्लान है, 3 ईयर उनके लिए है जो अभी 12th में है या अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए कि अभी से उन्होंने यूपीएससी को फोकस किया है, यूपीएससी के लिए प्लान किया है, उनका एम है यूपीएससी, उनके लिए बेहतर बैच है 3 साल का फाउंडेशन। इसकी फीस है 90,000 रुपए। इस पे भी आप अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस होगी 81,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है, ठीक है। और दूसरा है जो आइकॉनिक, आइकॉनिक भी लगभग वही सारी चीजें हैं। ये सारा प्लस कोर्स वाला फाउंडेशन यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि पूरा रेगुलर क्लास चलता है तो सारा कुछ होगा इसमें। कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उस पर ध्यान देंगे। स्टडी प्लान के साथ आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको मिलेगा। ये भी आपका वही 3 साल का फाउंडेशन होता ही है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का जो अनअकैडमी का स्कीम है, 1 साल का जिनको 2022 में देना है, 2 साल का जिनको 2023 में देना है, और 3 साल का जो अभी 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है उनके लिए है ये प्लान। तो 1 साल का है 69,500, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन तीनों फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। यानी 1 साल के लिए लेंगे तो फीस हो जाएगी 62,550, 2 साल के लिए लेंगे तो फीस हो जाएगी 96,300, और 3 साल के लिए लेंगे तो फीस हो जाएगी 126,900। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वो तो था जीएस, अब यहाँ पे है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल का यहाँ पे मिलेगा आपका जो भी ऑप्शनल हो, सब कुछ अनअकैडमी पे अवेलेबल है। और 1 महीने में तो ऑप्शनल कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो मिनिमम 6 महीने का आप ऑप्शनल लेंगे, या तो फिर 1 ईयर का लेंगे, या 2 ईयर का, या 3 ईयर का, जैसा जिसका प्लान है वही। 1 साल का उनके लिए जिनको 22 में, 2 साल का उनके लिए जिनको 23 में, और 3 साल का उनके लिए जो भी 12th में है या अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, वो ले सकते हैं। तो 6 महीने का फीस ऑप्शनल का 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000 रुपए। तो ये इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। तो 6 महीने का आपका फीस हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 20,250, 1 साल का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 24,750, 2 साल का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 36,000, और 3 साल का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 45,000 रुपए। तो सारे पॉइंट पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 2021 के लिए अनअकैडमी अभी ये बैच शुरू की है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे 11 तारीख से। तो 11 तारीख से एक बैच शुरू हुआ है 6 महीने के लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का, जिनको 2021 में प्रीलिम्स देना है उनके लिए। और ये आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में है। और 1 साल का भी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 2022 के लिए, ये भी 11 तारीख से। आपका इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल ये भी दोनों अवेलेबल है। 2 साल का भी फाउंडेशन बैच 11 तारीख से शुरू हुआ है, और ये सारा कुछ इसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का बैच शुरू कर रही है अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। आपको या तो 2021 में एग्जाम देना हो, 22 में एग्जाम देना हो, 23 में एग्जाम देना हो, जब देना हो एनसीईआरटी का बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना चाहिए। और आप जिस भी बैच में एडमिशन लें, कोड जरूर ध्यान में रखें, कोड आप इस्तेमाल करें स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए, और ये है कॉम्बो ऑफर। जैसे कि आप चाहें तो उधर जीएस का अलग और ऑप्शनल का अलग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्बो, आप जीएस का आइकॉनिक और अगर ऑप्शनल लेते हैं तो इसका जो फीस है कॉम्बो का 1 साल 2 साल 3 साल का वही प्लान जो हमेशा चलता है। 1 साल की फीस है 88,705, 2 साल की फीस है 131,510 और 3 साल का 167,220। इस तीनों फीस पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। वहीं अगर आप जीएस का प्लस कोर्स और साथ में अगर ऑप्शनल लेते हैं तो ये भी आपका 1 साल 2 साल 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 1,21,200 रुपए। तो इन फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट सब पे मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। आने वाले समय में आइकॉनिक का प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो कुछ फीचर्स आइकॉनिक में अपग्रेड में, जैसे पर्सनल कोच तो आपको मिलेंगे ही, इसके साथ आपका था कि स्टडी प्लान पे ध्यान देंगे और डेली क्वेश्चन आंसर सेशन पे ध्यान देंगे। और डेली यहीं पे है ये राइटिंग आंसर राइटिंग डेली। इसके अलावा ये फीचर अपग्रेड हुआ है, ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये 3-4 फीचर और जोड़े गए हैं। तो जल्द से जल्द आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो। और यहाँ पे हम लोग 1 बजे से रोजाना पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था 1 PM से, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें चल रहा है हमारा संसद, तो
आज जो हम लोग संसद में टॉपिक पढ़ेंगे वो है संसद में बजट की क्या प्रक्रिया है, बजट कैसे पेश होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बजट के कल हमने पढ़ा था संसद में विधायी समितियां, विधेयक के बारे में कि क्या पेश होते हैं, कैसे होते हैं और किस सदन में जाता है, कैसे पारित होता है, सारा प्रोसेस हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में कि संसद में बजट की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो वैसे ही टॉपिक बाई टॉपिक एक एक पॉइंट करके देखते हुए चलेंगे। आसान शब्दों में लिखा हुआ है सब कुछ, क्या कह रहा है ध्यान से देखते हुए। क्या है संसद में बजट? क्या है संसद में बजट? ध्यान से, संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। आप लोगों को पता ही होगा बजट पेश होता है हर साल देश में। क्या है कि देश का जो लेखा जोखा, जो खर्च है, ठीक है, कहाँ क्या खर्च करना है, किस सेक्टर में कितना देना है, क्या, जैसे हमारा घर होता है तो घर में महीने का पूरा एक बजट निकलता है कि इस महीने का इतना पैसा तो राशन आएगा, ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, ये चीजें, सारी चीजें में बढ़ता है। उसी तरीके से हमारे देश का भी बजट होता है जो हर काम के लिए हर साल निकाला जाता है। तो उसी को ये कह रहा है कि संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। और दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं। हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे तो बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। और जो बजट है वो हमारे संविधान ने दे दिया है हमारे देश का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में। और यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, और जो खर्च का विवरण होता है, खर्च का विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का अनुच्छेद 112 में हमारे संविधान में दिया गया है। और जो खर्च का विवरण होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का होता है। मतलब 1 अप्रैल, अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2021 में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 31 मार्च 2022 तक का होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे एक साल का होता है। जैसे अभी जो चल रहा था वो अभी 31 मार्च 2021 तक का चलेगा, पिछले साल वाला। तो नया बजट फिर जब आएगा। और बजट में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या होती हैं बजट में शामिल, ध्यान से देखते हुए चलें। बजट में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। क्या? पहला, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्रतियां। ठीक है, राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का पूरा विवरण, लेखा जोखा, और आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई योजना। ये सारे चीज हमारे बजट में शामिल होती हैं। और क्या कह रहा बजट के बारे में, कुछ बेसिक चीजें भी हैं कि 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे। एक होता था रेलवे बजट और एक होता था आम बजट। 2017 तक भारत के 2 बजट हमेशा पेश होते थे। एक रेलवे का बजट अलग से आता था और बाकी आम बजट जिसमें सारे काम होते थे देश के, वो अलग आता था। तो अब इसके बारे में डिटेल से देखिए। तो पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था। 2 बजट जो होते थे, तो पहला होता था रेलवे बजट, दूसरा होता था आम बजट। तो जो पहला बजट है रेलवे बजट, इसमें रेलवे मंत्रालय का आय और व्यय शामिल है, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, रेलवे के आय व्यय को छोड़ करके सबका विवरण होता था। ठीक है, जो 2017 तक ये दौर चलता रहा। फिर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया था। पहले भी एक में ही था, लेकिन 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और उसमें क्या है कि एक वर्ष समिति थी, 1921 में इसकी सिफारिश की थी और 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो उस समय तक एक ही में चलता था। तो इसके कारण निम्नलिखित थे रेलवे बजट का आम बजट से अलग होने का। क्या कि रेल वित्त में लचीलापन लाना, रेलवे की नीति निर्धारण के अवसर को उपलब्ध कराना, रेलवे राजस्व के सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना, रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना और साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग से अदा करने के बाद। एक्चुअली इसलिए उस समय अलग किया गया था
कि उस समय भारत में रेलवे का विकास का दौर था, तो अलग बजट होने से रेल का विकास तेजी से होगा, सारी चीजें होंगी, उसके अलग से नियम कानून बनेंगे, इसलिए कि उसमें उसके विकास में कोई समस्या ना आए, इसलिए उस समय फिर अलग किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और फिर 2017 में क्या हुआ? अभी 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में फिर समाहित करने का निश्चय किया। 2017 तक दोनों बजट फिर अलग अलग आते थे। अब क्या है, 2017 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि दोनों बजट को, रेलवे बजट को और आम बजट को, दोनों बजट को आपस में जोड़ने का फैसला किया। इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट है, यानी कि उसे यूनियन बजट कहा जाता है, केंद्रीय बजट कहा जाता है। अब केवल एक बजट पेश होता है 2017 के बाद से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए क्या संवैधानिक उपबंध है, जो हमारा बजट वगैरह होता है, अब इसके लिए क्या क्या संवैधानिक उपबंध है ये देखिए। अभी तक तो हमने पढ़ा कि रेलवे अलग था, सब था, 2017 में फिर एकजुट किया गया, तो सारी बातें। अब देखिए संवैधानिक उपबंध इसके लिए क्या क्या है कि विधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लिखित की गई हैं। जो हमारा विधान नहीं है, ये संविधान है, ये स कट गया, ठीक है, कि हमारे संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर के निम्नलिखित व्यवस्थाएं बताई गई हैं। क्या क्या? कि राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है। कौन करवाता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में पेश करवाएगा, और बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। और समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, समेकित विधि निर्मित जो विनियोग है, तो उसके द्वारा भारत के संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है, और क्या क्या संवैधानिक उपबंध है इसके, कि राष्ट्रपति जो है कि बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं होगा, टैक्स वाला। और इस तरह किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित फिर नहीं किया जा सकता। और विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण भी नहीं किया जाएगा। और संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि संसद किसी कर को समाप्त कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों से व्याख्यायित किया गया है। कि संविधान में संसद के जो दोनों सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जो भी बजट से संबंधित भूमिका है दोनों की, चाहे वो लोकसभा की भूमिका हो या राज्यसभा की भूमिका हो, उनके लिए निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट है दोनों में। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, इसे केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल कहां? लोकसभा में। धन विधेयक या वित्त विधेयक को मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, जब मैं विधेयक के बारे में पढ़ा रहा था, कि जो धन और वित्त विधेयक है, इसे केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाएगा, पुनः स्थापित, राज्यसभा में नहीं। और राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, और यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। यह सुविधा, इसके बारे में, धन विधेयक के और वित्त विधेयक के बारे में लोकसभा को ही है। और राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। और लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, हमने कल भी पढ़ा था। और बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि, ये निधि है ना, निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए, दोनों को अलग अलग दिखाना चाहिए। ठीक है, कि जो भारत की संचित निधि पर जो व्यय डिपेंड है उनको तो है ही है, और जो उससे खर्च किए गए हैं उन सब चीजों को। ठीक है, और बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्ययों को भी पृथक दिखाएगा। और भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। भारित व्यय देखिए क्या होता है, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, भारित व्यय भारित व्यय। भारित व्यय क्या चीज है ये पढ़िए। भारित व्यय, बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, ठीक है। एक है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। एक होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और एक होता है भारत की संचित निधि से किए गए खर्च, ठीक है। तो कौन सा खर्च भारित है और कौन सा किया गया ये देखिए। भारित व्ययों के संबंध में, व्यय मतलब खर्च, भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा हो सकती है, ठीक है। मतदान नहीं होगा, जब संसद पे मतदान का सिस्टम चलता है वो नहीं होगा, जबकि अन्य प्रकार पर मतदान कराया जाता है, वोटिंग होती है, लेकिन भारित व्यय पे मतदान नहीं होता, केवल इस पे चर्चा होती है। भारित व्यय की सूची निम्न है। क्या है भारित व्यय ये देखिए। राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय के अन्य व्यय, ये सब भारित व्यय होते हैं, जो उस पे हैं, वो संसद को वो बजट में होना ही होना है, वो भारत की संचित निधि से खर्च होगा ही होगा, उस पर वोटिंग नहीं होगी, बस विचार विमर्श हो सकता है। तो जो राष्ट्रपति की परिलब्धियां है, जो राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती है, भत्ते मिलते हैं, या राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसके जो अन्य खर्च वगैरह है, ये सब भारित व्यय की लिस्ट में आता है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये सब आते हैं आपके भारित व्यय में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ये सब हमारे भारत के संचित निधि के भारित व्यय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते व पेंशन, ये सब भारित व्यय है हमारे भारत की जो संचित निधि है उसके। और क्या क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन, ये तीनों भी भारित व्यय। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी शामिल होते हैं, ये सब भारत की संचित निधि के भारित व्यय हैं। ध्यान में रखेंगे भारित व्यय क्या होता है। और ऐसे ऋण का भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, ये सब भारत के संचित निधि के भारित व्यय होते हैं। ध्यान में रखेंगे, मतलब ये करना ही करना है, ये सारे खर्च भारित व्यय हैं, उसमें पहले से ही रखे गए हैं, उसके ऊपर भार की वजह से। भारित का मतलब ये समझिए कि करना ही करना है, ठीक है। और क्या क्या है भारित व्यय में कि किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि से अपेक्षित राशियां और संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय अगर है तो ये सारे भारित व्यय होते हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे सारे पॉइंट। अब इनके पारित होने की प्रक्रिया क्या है। बजट जो होता है, बजट के पारित होने की क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है ये देखिए। कल हमने पढ़ा था कि विधेयक 5 चरणों से गुजरता है, तो संसद में बजट निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। पहला क्या है, पहला होता है संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, यानी संसद को बजट में पेश किया जाता है। फिर उस पर आम बहस होती है, फिर जो उस विभाग की समिति है उनके द्वारा जांच की जाती है, जो विभागीय समितियां हैं। फिर अनुदान की जो मांग की गई है उस पर मतदान होता है। विनियोग विधेयक का पारित होना, ये भी पारित होगा, और फिर वित्त विधेयक पारित होना। ये 6 चरण से बजट हमारे संसद में गुजरता है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। अब पहला जो है बजट का प्रस्तुतिकरण, इसके बारे में पढ़िए कि बजट का प्रस्तुतिकरण में क्या होता है। कि परंपरा के अनुसार बजट लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिन को प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी माह का अंतिम दिन, जो अंतिम कार्य दिन होता है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी नहीं, जो वर्किंग डे है उस दिन। और 2017 में बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा, लेकिन 2017 से क्या हुआ कि बजट 1 फरवरी को आने लगा। अब जो बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है, और बजट को वो भी वर्किंग डेज में, छुट्टी वाले दिन नहीं। और बजट को सदन के 2 या अधिक खंडों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और
जब ऐसी प्रस्तुति होती है तो प्रत्येक खंड को भी एक बजट के रूप में व्यवहृत किया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, ये पहला पॉइंट। और साथ ही बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन उसे प्रस्तुत किया गया है। ये सब ध्यान देने वाले पॉइंट है कि जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पे कोई चर्चा नहीं की जाती है, ठीक। और बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहते हैं। और लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है और राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। पहले लोकसभा में, उसके बाद फिर राज्यसभा में। ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिए, और क्या कह रहा है, क्या है इसके पारित होने की प्रक्रिया में, और क्या क्या चीजें हैं कि राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा को जो है, जो अनुदान की मांगे हैं उस पर कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। और संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित रहते हैं। निम्नलिखित बजट है जो संसद में प्रस्तुत बजट शामिल रहते हैं। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या क्या है और इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है ध्यान से। एक सेकंड का समय दीजिएगा। तो क्या है कि राज्यसभा में जो अनुदान की मांग का जो कटौती, उसका कोई अधिकार नहीं होता है। और संसद में बजट प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित रहते हैं। क्या क्या, बजट का भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और FRBM एक्ट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके इन सब के बारे में आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ अनिवार्य विवरण भी दिए गए हैं। बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ अनिवार्य विवरण हैं। क्या है ये देखिए कि मैनो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण, ये सब दिए जाते हैं। व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय स्वरूप, वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करता है ज्ञापन, बजट एक झलक में और परिणाम बजट। ये सब अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा क्या क्या है। आगे देखिए, और पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जब पहला बजट होता है, जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ साथ जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है पूरे साल का, उसको भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसे बजट प्रस्तुत करने के 1-2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। पहले साथ साथ में होता था, लेकिन अब जो है आर्थिक सर्वेक्षण पहले आता है 1-2 दिन, उसके बाद फिर बजट आता है। और यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है जो देश की आर्थिक दशा को दर्शाता है। यह जो प्रतिवेदन है इसको वित्त मंत्रालय तैयार करता है जो देश की आर्थिक दशा को बताता है। दूसरा है आम बजट। आम बजट के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। आम बजट, साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती रहती है। एक्चुअली बहस है, ठीक है ना, जो हम इस संसद की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो पहला हमने पढ़ा, उसके बाद उस पे बजट पे आम बहस होती है। तो क्या होता है कि प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद फिर इस बजट पर आम बहस चलती है और दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा। और इस चरण में लोकसभा के पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा करे, और लोकसभा जो है इस बजट के पूरे भाग पर या तो चर्चा करे या वो चाहे तो इसके कुछ भागों पर चर्चा कर सकती है और इससे संबंधित प्रश्नों को भी उठाया जा सकता है। और बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह इसका जवाब देगा। जो भी प्रश्न उठाया जाएगा वो इसका जवाब देगा। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तीसरा है, जब आम बहस हो जाएगा उसके बाद होगा बजट में विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाएगी।
क्या है ये देखिए, जो 6 चरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 6 चरण में बजट पेश होने पे संसद पे ये तीसरा चरण है कि बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए फिर स्थगित कर दिया जाता है, जब पूरी बहस कंप्लीट हो जाएगी तब। और इस अंतराल के दौरान संसद की 24 अस्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, और इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ भी रखा जाता है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और अस्थायी समिति की यह व्यवस्था 1993 वर्ष 2004 में से विस्तृत किया गया से शुरू की गई है, और यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से भी प्रारंभ की गई थी। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, जो चौथा चरण है हमारे संसद में बजट पेश करने का, तो चौथे चरण में क्या होता है, जो अनुदान की मांग होती है उस पर मतदान किया जाता है। कैसे कि जो विभागीय समितियां हैं उनके आलोक में लोकसभा के अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है, और मांगे मंत्रालय वार प्रस्तुत की जाती है। जिस मंत्रालय की जो मांग है उसके अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी, और पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। और इस संदर्भ में 2 बिंदु इसमें उल्लेखनीय है। एक, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है, और दूसरा है, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है, तथा इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय भी शामिल नहीं होते हैं। इस पर केवल चर्चा ही की जा सकती है। सारे पॉइंट ध्यान से। और क्या है इनके पारित होने की प्रक्रिया, ये देखिए, और इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है चौथे चरण में, कि प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है, और इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। जब लोकसभा में इस पे मतदान होगा तो जो संसद के सदस्य हैं इस पे बहस करेंगे, और सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए भी प्रस्ताव ला सकते हैं, और इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। जो कटौती, जो भी इस पे कटौती के लिए भी प्रस्ताव हो सकता है कि ये बजट में ये चीजें सही नहीं है, इस पे कटौती की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और क्या है, नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के जो है, ये जो कटौती प्रस्ताव इसके तहत कि असहमति को प्रकट करता है, और इस कटौती प्रस्ताव जो है, ये नीति नहीं है, कटौती प्रस्ताव मांग की नीति के प्रति असहमति को जो डिमांड की गई है बजट में, और इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाए, और सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी इसके अलावा फिर पेश कर सकते हैं। उसमें फिर जब कटौती प्रस्ताव होता है तो मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाती है। और आर्थिक कटौती पर प्रस्ताव पर 3 तरीके का होता है। एक तो हो गया ये आपका सॉरी कटौती प्रस्ताव, एक तो हो गया नीति कटौती, और दूसरा हो गया आर्थिक कटौती, और तीसरा हो गया सांकेतिक कटौती। नीति कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। आर्थिक कटौती के प्रस्ताव में क्या होता है कि इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, और इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए, या तो मांग में एक मुश्त कटौती हो सकती है, या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती की जाए। सांकेतिक कटौती के प्रस्ताव में क्या होगा, यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है, और इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपए की कमी की जाएगी। ठीक है, सारा पॉइंट ध्यान से। और एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं अवश्य होनी चाहिए। क्या क्या निम्न दशाएं होंगी, ये देखिए, यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, तथा इसमें किसी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए, यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए, और इसमें संशोधन संबंधी वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए, और इसमें संघ सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर किसी विषय का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। एक कटौती प्रस्ताव में सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, और भी पॉइंट है, इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए, और इसमें किसी न्यायालयीकरण प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए,
इसके द्वारा विशेषाधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और इसमें पुनर्परिचर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए जिसके बारे में इसी सत्र से पहले कोई निर्णय लिया जा चुका है और यह अनावश्यक विषय से संबंधित भी नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। और यह ऐसे किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण पर परिलक्षित नहीं होना चाहिए जिसके आचरण को केवल एक सुपुष्ट आधार वाले प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है और इसे ऐसे विषय की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए जिसे उसी सत्र में प्रस्तुति के लिए पहले से निर्धारित किया गया हो। सारे पॉइंट ध्यान से। पारित होने की प्रक्रिया क्या है, ये देखिए क्या है पारित होने की प्रक्रिया, मतलब इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या पॉइंट है। इसे ऐसे किसी विषय पर चर्चा की मांग नहीं करनी चाहिए जो कि वैधानिक न्यायाधिकरण अथवा ऐसे वैधानिक प्राधिकार जो न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य में संलग्न हो अथवा किसी आयोग अथवा जांच के लिए न्यायालय के समक्ष लंबित हो। तो ये जो सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अभी कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरे एनसीईआरटी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा डिस्कस करूंगा। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है हमारे रामशरण शर्मा जी की एंशिएंट हिस्ट्री की, वो पूरा मैं डिस्कस कर दूंगा आपका पूरा कंप्लीट। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे और एक साथ ही पूरे एक दिन की 6-7 घंटे की क्लास होगी और जो जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है हमारे यूट्यूब पर ही, और उसको मैं क्या करूंगा कि उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जरूर सेशन को करें। और 2 स्ट्रेटजी पे सेशन भी मैं लेने वाला हूं जिन लोगों को नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सब सारी बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और एक और स्ट्रेटजी लेके आऊंगा इस बार के प्री एग्जाम के लिए कि इस बार के प्री एग्जाम पे आपको क्या क्या चीजें फोकस करनी चाहिए। तो जरूर आप लोग क्लास में बने रहें। अभी ये 1 हफ्ते के अंदर ये सारी क्लासेज हो जाएंगी, ठीक है। आइए और सबका नोटिफिकेशन आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, वो लोग भी हर क्लास से जुड़ सकें। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, जिस क्लास के बारे में मैं जो भी नया क्लास शुरू करूंगा। तो जरूर आप लोग इसको फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सॉरी, अब क्या कह रहा है कि जो एक कटौती प्रस्ताव है इसका महत्व किस बात में है। नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं कि जो एक कटौती प्रस्ताव है उसका अनुदान मांगों पर उसकी चर्चा का अवसर एवं उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करना। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप से ज्यादा उपयोगिता नहीं है और ये केवल सदन में लाए जा सकते हैं और इन पर चर्चा होती है, किसकी, कटौती प्रस्ताव की, लेकिन सरकार का बहुमत होने के कारण इन्हें वापस नहीं किया जाता। ये केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगा सकते हैं, वापस नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। और अंतिम दिन यदि चर्चा के लिए आवंटित दिन और अनुदानों की मांगों को मतदान करते हैं तो अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश करता है तथा उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं की गई हो, और इसे गिलोटिन के माध्यम से भी जाना जाता है। सारा पॉइंट ध्यान से रखेंगे। 5वां जो चरण है बजट पेश करने का, वो है विनियोग विधेयक द्वारा पारित होना। 6 चरण है, 5वां चरण के विनियोग विधेयक द्वारा पारित होना। इसमें क्या होता है कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधित सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। मतलब भारत की संचित निधि से जो चीज कानून बना के बोला जाएगा उसके अलावा धन की निकासी नहीं होगी, भारित व्यय होगा और इसके अलावा ये। और तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनः प्रस्तापित किया जाता है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। विनियोग विधेयक के द्वारा क्या होगा कि लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान के द्वारा हो सकता है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, जो मैंने अभी सारा आपको पीछे पढ़ाया था कि कौन कौन से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, और विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने तथा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रत्यापित नहीं किया जाएगा। सारा कुछ ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है
कि इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही कोई नियम बनाया जा सकता है और इसके बाद इस संचित निधि से किसी प्रकार के धन की निकासी की जा सकती है। और इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती और इसमें काफी समय लगता है और यह अप्रैल तक खिंच जाता है। और किन सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, जरूर आप लोग ध्यान में रखें इसे। और इसे लेखा अनुदान के नाम से जाना जाता है और इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है और इसमें सामान्यतः कुल अनुमान के 1 से 6 भाग के बराबर 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। और छठा जो चरण है इसमें वित्त विधेयक का पारित होना, जो छठा है बजट का जो 6 प्रकार है कि 6 चरणों से होकर गुजरता है, तो छठा चरण है वित्त विधेयक का पारित हो जाना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय मामलों को प्रभावी करने के लिए पुनर्स्थापित किया जाता है और इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं और वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्तावित भी किए जा सकते हैं। और अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए और वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप भी देता है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुदान भी हैं, ये भी आप देख लीजिए अन्य अनुदान कौन कौन से होते हैं। कि बजट में जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदानें भी दी जाती हैं। पहला है अनुपूरक अनुदान। इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। और दूसरा है अतिरिक्त अनुदान। यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। तो ये है आपका अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। और एक है अधिक अनुदान। अधिक अनुदान के क्या होता है ये देखिए कि इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज्यादा रकम अगर व्यय हो जाती है, तब जो भी निर्धारित रकम है उस वर्ष उससे ज्यादा जब हो जाती है उसे, और वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में फिर मतदान होता है और इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे संसद की लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक प्रत्यानुदान भी होता है। क्या है प्रत्यानुदान? देखिए कि जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत आवश्यकता हो जाए, अचानक पड़ जाए, तो इस प्रकार के अनुदान की मांग की जाती है। इसे प्रत्यानुदान कहते हैं। और यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादा अनुदान क्या होता है? इसे विशेष प्रायोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती। अगर कोई विशेष कार्य आ गया तभी, या इसीलिए अपवाद अनुदान, अपवाद के स्वरूप है ये। अगला है सांकेतिक अनुदान। इसमें क्या होता है? यह अनुदान तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा उस पर मतदान होता है, फिर धन की व्यवस्था की जाती है और यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है। और अनुपूरक, अतिरिक्ति, असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसी कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। सारा पॉइंट ध्यान में। अब निधियां कौन कौन सी होती हैं ये भी आप देख लीजिए, कौन कौन सी निधियां होती हैं इसके लिए, इसमें क्या क्या निधियां, कौन कौन सी निधियां, ये देखिए। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। इन 3 प्रकार की निधियों से ही भारत का बजट। पहला है भारत की संचित निधि, ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। दूसरा है भारत की लोक लेखा निधि, ये है 266 के अनुसार भी। और तीसरा है भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद
67, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। भारत की संचित निधि क्या है, इसके बारे में पढ़िए। भारत की संचित निधि, यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं, ठीक है, उधार, और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोषीय विधेयकों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, ये सब भारत की संचित निधि में आते हैं। और क्या कह रहा है, ऋणों की पुनर्भरदायगी में जब इसको भरा जाएगा तो सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का फिर भाग होती है, जब उन ऋणों को भरा जाता है तो। और भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में किए जाएंगे और इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता। ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा है भारत का लोक लेखा निधि, इसके बारे में देखिए। लोक लेखा निधि क्या होता है कि सभी अन्य सार्वजनिक धन जो भारत की संचित निधि के अलावा होते हैं, भारत सरकार या उसके लिए भारत में लोक लेखा में से ऋण लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं और ऐसे लेख को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है और इस प्रकार के भुगतान मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित भी होते हैं। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो भारत की आकस्मिकता निधि है, इसके बारे में देखिए कि संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है और इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां भी प्राप्त की जाती हैं। और संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू किया गया है और निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है और यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए उसे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया भी जा सकता है। और भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित भी किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने आज संसद के बजट के बारे में, संसद में जो निधियां, इसके बारे में पढ़ा। ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरा टेलीग्राम अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप जरूर फॉलो कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग ध्यान में रखें, अभी कुछ ही दिनों के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आने वाला हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का। प्राचीन भारत का इतिहास, ये एक मैराथन सेशन होगा, 6 से 7 घंटे की क्लास होगी। इसमें जो प्राचीन भारत के इतिहास की एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा जी की जो 11th क्लास की है एनसीईआरटी, ये मैं पूरा आप लोगों को कवर कराऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे यूपीएससी में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक को मैं एक मैराथन सेशन लेके आऊंगा, उसमें कवर कराने वाला हूं। वो बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग मेरे इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा, मैं 2 स्ट्रेटजी पे क्लास लेकर के आने वाला हूं। पहला तो स्ट्रेटजी पे क्लास होगा आपका कि यूपीएससी की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए रणनीति, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें और वह क्या ना पढ़ें, इस पे होगा। दूसरा मैं लूंगा, अभी प्री एग्जाम होने वाला है आज से 6 महीने में, तो ये इस बार के प्री एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस किस एरियाज में फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये होगा। और एक और मैराथन में इसी महीने आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, एक मैं आप लोगों को जितने भी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय संस्थाएं, और जितनी हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इन सब पे भी एक दिन पूरा मैराथन 7-8 घंटे की क्लास लेकर के आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बारे में और लोगों को भी पता चले। और आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आएगा और चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।